छात्रों, अपन ने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर शुरू कर दिया था और उसके संबंध में एक व्याख्यान में आप लोगों ने थोड़ी जानकारी प्राप्त करी। आज के इस वर्चुअल लेक्चर में अपन उससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मकान संपत्ति से आय, ये आय का दूसरा शीर्षक है। पहला हेड अपन ने देखा इनकम फ्रॉम सैलरी और दूसरा देख रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति। और सामान्य रूप से ये मकान संपत्ति से आय उन करदाताओं की आय है इस शीर्षक में जो मकान संपत्ति को किराए पर उठाते हैं और उनको किराए से आय होती है, वो यहाँ शामिल करते हैं। मकानों को जो बेचने की आय है वो तो फिर उसके बाद में कैपिटल गेन्स में आती है, लेकिन इस चैप्टर में आय आएगी मकानों को किराए पर उठाने के संबंध में। अगर करदाता की कोई आय हुई है तो वो इस शीर्षक में अपन शामिल करते हैं। मकान संपत्ति से आय शीर्षक की आय की गणना करने के लिए सबसे पहले अपने को मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य, जिसको अपन एनुअल वैल्यू कहते हैं, वार्षिक मूल्य, उसका निर्धारण किया जाता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और वार्षिक मूल्य का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले अपन पॉइंट ले रहे हैं कि वार्षिक मूल्य किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य, जो मकान संपत्ति किराए पर उठा दी गई है उसका वार्षिक मूल्य का निर्धारण कैसे करें, उसको कैलकुलेट कैसे करें। एनुअल वैल्यू ऑफ ए रेंटेड हाउस या इसको आप लोग लेट आउट भी कह सकते हैं, LETOUT, लेट आउट प्रॉपर्टी या लेट आउट हाउस या रेंटेड हाउस, ये सारी एक ही बातें हैं। तो ये पहला पॉइंट है। इसके अंतर्गत अपन वार्षिक मूल्य का निर्धारण दो चरणों में करते हैं। किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति और इसका वार्षिक मूल्य का निर्धारण दो चरणों में किया जाएगा। पहला चरण है सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण। सबसे पहले अपन निर्धारित करते हैं सकल वार्षिक मूल्य, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये पहला चरण है। पहले अपने को चाहिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू और उसके बाद में दूसरे चरण में शुद्ध वार्षिक मूल्य चाहिए। ग्रॉस में से घटाएंगे अपन नगर पालिका करों को, जिसको लोकल टैक्सेज भी कहते हैं, स्थानीय कर भी कहते हैं, वो घटा देंगे। मकान के सकल वार्षिक मूल्य में से जब स्थानीय करों को, लोकल टैक्सेज को या नगर पालिका करों को या म्युनिसिपल टैक्सेज को घटा दिया जाता है, तब जो राशि आती है उसको कहेंगे नेट एनुअल वैल्यू या उसी को एनुअल वैल्यू कहेंगे। तो ये दो पार्ट हो गए। पहले अपन ने निकाला ग्रॉस एनुअल वैल्यू, फिर उसमें से करों को घटा दिया। नगर पालिका, स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो कर लगाए गए हैं मकान संपत्ति पर, वो घटा दिए और घटाने के बाद में जो मूल्य आता है उसका नाम किया नेट एनुअल वैल्यू या उसी को कहते हैं अपन एनुअल वैल्यू। तो ये एनुअल वैल्यू चाहिए अपने को। अब उसके बाद में सकल जो वार्षिक मूल्य है उसको आधार बनाया जाएगा और उसमें कर घटाएंगे। कर घटाने में अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि करों की सूचना प्रश्न में अपने को मिल जाती है। तो बात ये है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू का निर्धारण कैसे करें। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू का मूल्य उस राशि से है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है? ये वो राशि है जिस पर मकान संपत्ति को वर्ष प्रतिवर्ष, हर साल उचित रूप से किराए पर उठाने की अपेक्षा की जा सकती है। यानी हर साल उसको उचित रूप से किराए पर उठाने की, जितने रुपए में किराए पर उठाने की अपेक्षा की जा सकती है, वो राशि है सकल वार्षिक मूल्य। यानी वर्ष प्रतिवर्ष उसको किराए पर उठाने की अपेक्षा
या उसको अपन कहेंगे एक्सपेक्टेड रेंट, प्रत्याशित किराया। और एक्सपेक्टेड रेंट या जिस किराए की अपन आशा कर सकते हैं वो एक्सपेक्टेड रेंट दो तत्वों के आधार पर ज्ञात की जाती है। देयर आर टू फैक्टर्स। उसमें सबसे पहले आपको देखना है मकान संपत्ति का नगर पालिका मूल्यांकन। मकान संपत्ति का नगर पालिका मूल्यांकन करती है, तो वो चाहिए अपने को, मकान संपत्ति का नगर पालिका मूल्यांकन ए पॉइंट में। और दूसरे पॉइंट या बी पॉइंट में अपने को चाहिए मकान संपत्ति का उचित किराया। मकान संपत्ति का उचित किराया, और उचित किराए को अपन कहते हैं फेयर रेंट, FAIR, फेयर रेंट। तो ये दो चीज़ें चाहिए, नगर पालिका मूल्यांकन चाहिए अपने को और मकान संपत्ति का उचित किराया चाहिए। अब ये दो राशियां हैं, इन दोनों में से जो ज़्यादा होगी उसको कहते हैं अपेक्षित किराया। वो अपेक्षित किराया है, एक्सपेक्टेड रेंट, और उसी को कहते हैं सकल वार्षिक मूल्य, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू का मतलब ये हुआ कि नगरपालिका मूल्यांकन अथवा संपत्ति का उचित किराया, फेयर रेंट, इन दोनों में से जो ज़्यादा होता है उसको कहा अपन ने ग्रॉस एनुअल वैल्यू। पर इसके साथ में एक शर्त और जोड़ दी, और वो शर्त ये है कि यदि उस स्थान पर जहाँ पर ये मकान है उस स्थान पर किराया नियंत्रण कानून लागू होता है, रेंट ऑफ कंट्रोल एक्ट, किराया नियंत्रण अधिनियम लागू होता है, तो उपर्युक्त प्रकार से ज्ञात किया गया सकल वार्षिक मूल्य स्टैंडर्ड रेंट की राशि से अधिक नहीं हो सकता। अगर रेंट कंट्रोल एक्ट उस एरिया में लागू है तो अपन ने दो राशियों में से अधिक वाली राशि को सकल वार्षिक मूल्य माना, लेकिन ये तब नहीं माना जाएगा जब वहाँ स्टैंडर्ड कंट्रोल एक्ट, स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट लागू हो, और अगर वो लागू है तो स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा राशि सकल किराए की नहीं हो सकती। तो फिर उसके बाद में इसकी गणना कैसे करें? तो इसकी गणना करने के लिए फिर उसके बाद में अपने पास में आधार आता है कि अभी तक जो अधिक था, अभी तक का मतलब नगरपालिका मूल्यांकन या उचित किराया, दोनों में से जो भी अधिक था वो, ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा है स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में से अब जो भी कम होगा, क्योंकि सकल वार्षिक मूल्य स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो इसलिए अब ये दो नए पॉइंट बन गए, नगरपालिका मूल्यांकन अथवा उचित किराया, दोनों में जो अधिक हो, ये तो पहला पॉइंट बन गया। और दूसरा पॉइंट हुआ स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, प्रमाप किराया, ये दोनों पॉइंट हो गए। और नीचे आप लिखेंगे इन दोनों में जो भी कम हो, तो इस तरह से ये आ जाएगा सकल वार्षिक मूल्य। सकल वार्षिक मूल्य की गणना करने में आप लोगों ने नगर पालिका मूल्यांकन देखा। नगर पालिका मूल्यांकन क्या होता है उसको थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। नगर पालिका कर नगर पालिका वसूल करती है मकानों पर गृह कर के रूप में, और जब वो ये राशि वसूल करती है तो उन मकानों का वो मूल्यांकन करती है, और उस मूल्यांकन को कहते हैं अपन नगर पालिका मूल्यांकन। और वो अपने हिसाब से जो मूल्यांकन करती है उसका निश्चित प्रतिशत टैक्स के रूप में लेती है। तो ये अपने को ध्यान रखना है नगर पालिका मूल्यांकन का, जो नगर पालिका के द्वारा किया जाता है। तो ये तो नगर पालिका मूल्यांकन हुआ। फिर उचित किराया क्या हुआ? फेयर रेंट। फेयर रेंट का मतलब है उचित किराए से आशय उस किराए से है जो लगभग वैसी ही मकान संपत्ति से उसी क्षेत्र में मकान को किराए पर उठाकर प्राप्त किया जा सकता है, वो फेयर रेंट है। फेयर रेंट का मतलब वैसा ही मकान उस क्षेत्र में किराए पर उठा के जितने रुपए प्राप्त किए जा सकते हैं उसे कहते हैं उचित किराया। और इसको एक तरह से प्रचलित किराया भी कहते हैं कि ये किराया
आजकल चल रहा है। तो इस तरह से दोनों चीज़ें आप लोगों ने समझी। नगर पालिका का मूल्यांकन जो नगर पालिका द्वारा किया जाता है, और उचित किराया का मतलब वो किराया जो उस मकान संपत्ति को उस एरिया में उसी तरह की दूसरी मकान संपत्ति को उस एरिया में किराए पर उठाने से प्राप्त किया जा सकता है। फिर उसके बाद में थोड़ा सा अपन एक स्पष्टीकरण दिया हुआ है उसको जानते हैं, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने ये पढ़ा कि उचित किराया भी है और अपेक्षित किराया भी है, एक्सपेक्टेड रेंट भी है और उचित किराया भी है। दोनों एक से लगते हैं, तो इनमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि सकल वार्षिक मूल्य की गणना करने के लिए आपको चाहिए अपेक्षित किराया, जबकि वहाँ पर उचित किराया एक फैक्टर होता है, उसको अपेक्षित किराए के निर्धारण में ध्यान में रखा जाता है। और दूसरा अंतर है, उचित किराया वैसे ही मकानों का प्रचलित किराया है। उचित किराया का मतलब फेयर रेंट, मतलब वैसा ही मकान कितने रुपए में उठाया जा सकता है, जो नगर पालिका मूल्यांकन से कम भी हो सकता है, जबकि अपेक्षित किराया है वो नगर पालिका मूल्यांकन से कम नहीं हो सकता। ये दो अंतर हो गए। तीसरा एक दिया हुआ है उचित किराया, फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट से अधिक भी हो सकता है। फेयर रेंट है वो स्टैंडर्ड रेंट से अधिक भी हो सकता है, जबकि एक्सपेक्टेड रेंट स्टैंडर्ड रेंट से अधिक नहीं हो सकता। तो ये मोटे रूप से इसमें 3 अंतर दिए गए हैं जो आप लोगों को स्पष्ट किए, एक्सपेक्टेड रेंट एंड फेयर रेंट में अंतर। इनमें कोई ज़्यादा कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है, न होने की ज़रूरत है। ये जब अपन प्रश्न करेंगे तब बड़ा इजीली हो जाएगा, उसके अंतर्गत कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर उसके बाद में आप लोगों ने ये देख लिया कि स्टैंडर्ड रेंट अगर लागू है तो उससे ज़्यादा सकल वार्षिक मूल्य नहीं हो सकता किसी भी परिस्थिति में। इसको भी न्यूमेरिकल के रूप में अपन अगला जो अपना लेक्चर होगा उसमें देखेंगे। फिर उसके बाद में अपन आगे चलते हैं, जो एक आता है न वसूल हुआ किराया, और जिसको अपन कहते हैं अनरियलाइज रेंट। मकान किराए पर दे रखा है लेकिन किराया वसूल नहीं हो पा रहा है, उसको कहते हैं न वसूल हुआ किराया। अनरियलाइज्ड, जो मिल गया है वो रियलाइज, और जो नहीं मिल रहा है वो है अनरियलाइज्ड। अनरियलाइज्ड रेंट से आशय क्या है? वो ये कह रहे हैं कि न वसूल हुए किराए से आशय गत वर्ष में देय किराए के उस भाग से है जो मकान स्वामी किराएदार से वसूल नहीं कर सका और वो अब वसूली योग्य भी नहीं है। इसकी इन्होंने कुछ शर्तें दे रखी हैं, तब वो माना जाएगा कि किराया न वसूल हुआ है, अनरियलाइज्ड रेंट है। वो शर्तें क्या हैं? उसमें पहली शर्त है किराएदारी वास्तविक हो, रियल हो। फिर दूसरा पॉइंट है किराया न चुकाने वाले किराएदार ने मकान खाली कर दिया हो, अथवा उससे मकान खाली करवाने के लिए उचित कार्रवाई कर दी गई, या तो खाली करवा लिया है या खाली करवाने की कार्रवाई कर दी गई है। किराया न चुकाने वाले किराएदार ने करदाता के अन्य किसी मकान को अपने अधिकार में नहीं ले रखा है, यानी उसके पास में कोई अन्य मकान भी करदाता का नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद में एक लास्ट का इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि करदाता ने अदत्त किराए की वसूली के लिए, जो आउटस्टैंडिंग रेंट चल रहा है उसकी वसूली के लिए पूरी कानूनी कार्रवाई कर ली है, अथवा वो आयकर अधिकारी को ये विश्वास दिला दे कि कानूनी कार्रवाई का करना व्यर्थ ही रहेगा, वो राशि प्राप्त नहीं हो सकेगी किराए की, तब जाके उसको कहते हैं अनरियलाइज्ड रेंट, न वसूल हुआ किराया। तो ये कुछ बातें आज आप लोगों ने समझी हैं। मैं आशा करूँगा कि आप लोग इस थ्योरी को साथ साथ में पढ़ेंगे, इसके उदाहरण भी
आप लोग करते रहें। बुक की व्यवस्था आप लोगों ने कर ली होगी, और जिन्होंने नहीं करी है वो यथाशीघ्र इसकी व्यवस्था कर लें। एमकॉम के विद्यार्थियों से भी अपेक्षा है, क्योंकि उनकी किताब या बुक बहुत लेट आती है, तो ये सारी चीज़ें उनके भी उस पुस्तक को कवर करती हैं, इसलिए वो साथ साथ में इसको बीकॉम पार्ट सेकंड वाली बुक को पढ़ते रहें। थैंक यू।